इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर उसने ईरान में एक बम ब्लास्ट करवाया जिसमें 100 से ज़्यादा ईरानी के लोगों की मौत हुई। उनकी कोशिश थी कि मुस्लिम देशों को बांट दिया जाए, आपस में लड़ा दिया जाए और इसका सीधा असर इजराइल पर पड़ता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए 21वीं सदी में भी किस तरह का षड्यंत्र होता है। आपको पता है फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में सारा खाड़ी देश और 153 देश दुनिया के इजराइल के खिलाफ खड़े थे। यूनाइटेड नेशन में 3 बार वोटिंग, एक बार 45 देशों ने, एक बार 122 देशों ने, एक बार 153 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की। यमन के जो लड़ाके हैं हूती, वो समंदर में लगातार एक भी युद्धपोत, एक भी समुद्री जहाज इजराइल नहीं जाने दे रहे थे, चाहे वो दुनिया के किसी देश का जहाज हो। अगर वो इजराइल के बंदरगाह पर जाएगा तो उस पर हमला होगा, अगर वो इजराइल के बंदरगाह से बाहर जाएगा तो हमला होगा। नतीजा ये हुआ कि 105 दिनों के युद्ध में उसकी नसें कट गई। इजराइल बर्बादी के कगार पर पहुंचा। न उसके पास गोले थे, न उसके पास पेट्रोल बचा है, न उसके पास उसका व्यापार चौपट हो गया है। और सोचिए फिलिस्तीन की क्या बर्बादी करेंगे। फिलिस्तीन को तो 75 सालों से ये बर्बाद कर रहे थे। अब फिलिस्तीन अपने पैरों पर खड़ा है, जग चुका है। फिलिस्तीन को इन्होंने बमबारी करके नेस्तनाबूद कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन हमास टनल में बैठा है और वो उसी मलबे की आड़ लेकर इनके सेनाओं पर कहर ढा रहा है। कहा जा रहा है कि अब तक 25,000 जहां निर्दोष फिलिस्तीनी बमबारी में मारे गए हैं, वहीं 10,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट हमास और फिलिस्तीनियों ने उतारा है। 20,000 से ज़्यादा उसके सेना के लोग घायल हुए हैं। तो सवाल है कि जीत कहाँ रही है। सच्चाई है कि इजराइल अब तक अपना एक भी बंधक नहीं छुड़ा पाया। इसीलिए हमास के प्रमुख नेता ने कहा कि इजराइल अगर सुपर पावर है तो अपना एक बंधक छुड़ा के दिखाए, एक हमास के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके दिखाए। हाँ, धोखे से ये मार सकते हैं, जैसे इन्होंने लेबनान में एक हमास के नेता को धोखे से मारा था। उसके बदले में ईरान ने मोसाद के दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब इजराइल और अमेरिका ने रणनीति बदली और उसने कोशिश की कि पाकिस्तान के जरिए, जो एक मुस्लिम देश है, उसके जरिए ईरान पर बम विस्फोट कराया गया और ईरान ने झंडा फहरा दिया था कि बदला लिया जाएगा। जैसे उसके इंटेलिजेंस को पता चला कि ये सब पाकिस्तान की मिली भगत से है, पाकिस्तान में जो टेरर अड्डे हैं उस पर उसने हमला कर दिया। उसके बाद इजराइल और अमेरिका यही चाहता था कि ये हमला हो और मुस्लिम देश आपस में बट जाए। लेकिन आज स्थिति है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। इसीलिए भारत के मुसलमान कभी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते, न उसके पक्ष में बोलते हैं। वो खाड़ी देशों के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, लेकिन भारत का हर एक मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान आतंकियों का सरगना है, आतंक को पनाह देता है। और सोचिए पाकिस्तान कितना नापाक है कि उसने अपने ही धर्म के मानने वाले फिलिस्तीन के दर्द में भी कॉन्स्पिरेसी की ताकि इजराइल को बचाया जा सके। ये वही पाकिस्तान है जिसके भारत के साथ युद्ध के समय अमेरिका के पाले में एक खड़ा था। सोचिए सबसे बड़ी खबर है। और ईरान ने जैसे ही पता चला कि ये सब पाकिस्तान की सरजमी से हुआ है, उसने वहाँ से मिसाइल दागे। ईरान का भारत के साथ अच्छे संबंध है, वहीं भारत के साथ खाड़ी देशों के अच्छे संबंध है और इसीलिए भारत सरकार लगातार फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन इसमें भी इजराइल कामयाब नहीं हुआ, अमेरिका कामयाब नहीं हुआ और अब खाड़ी देश पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। और जो इनकी कोशिश थी कि 2 मुसलमान देशों को लड़ाकर आपस में इनको आधा आधा कर दिया जाए, वो मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। और नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को तो अलग थलग कर ही दिया गया है। ईरान बिल्कुल खाड़ी देश ईरान के साथ एकजुट हैं और उनका साफ साफ कहना है कि ये इजराइल और अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी थी जो फेल हो गई है। और भारत के एक भी सोशल मीडिया पर कोई शख्स नहीं है जो पाकिस्तान का हिमायती हो। सभी उसकी निंदा कर रहे हैं, सब लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान गद्दार निकला, इसने अपने कंधे पर अमेरिका और इजराइल को बंदूक क्यों चलाने दिया। तो सोचिए पाकिस्तान ने इजराइल को मदद पहुंचाने के लिए, ताकि मुस्लिम देश आपस में लड़ जाएं, ईरान में जाकर बम फोड़वा दिया, जैसे वो भारत में बराबर ही प्रॉक्सी वॉर करता रहता है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि ईरान और खाड़ी देश एकजुट हैं और अमेरिका और इजराइल की ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाई है। और वहीं हूती के लड़ाके लगातार
इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या दुनिया का किसी देश का जहाज हो, एक तो दुनिया ने अपने जहाज बंद कर दिए, इजराइल के साथ सारे व्यापार खत्म कर दिए हैं, कोई व्यापार नहीं कर रहा। और लाल सागर, भूमध्य सागर हो या लाल सागर हो, इसमें कोई भी अब देश नहीं चाहता है कि उसके जहाज इजराइल जाए या इजराइल से कोई जहाज आए। सोचिए, ईरान ने तो अपना जहाज जो चोरी हो गया था, जिसे अमेरिका ने चोरी किया था और नाम बदल दिया था, वो जहाज भी जब्त कर लिया है। तो खाड़ी देश पूरी तरह से एकजुट है। और लाल सागर में हूथी जो यमन के लड़ाके हैं, उन्होंने जिस मुस्तैदी से और जिस तकनीक से हमला किया है, सबके छक्के छूट गए हैं और इजराइल बर्बाद हो गया है। वहीं लेबनान जो कि हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, जिसको फ्रांस की भी मदद मिल रही है, उसने अब लगातार इजराइल के सैनिक अड्डों पर रॉकेट दागने शुरू किए हैं और इजराइल का आयरन डोम रडार काम नहीं कर रहा है। और अब तो 10 किलोमीटर छोड़िए, 100 किलोमीटर अंदर तक, सीमा के अंदर तक मिसाइलें दागी जा रही है और लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह इस युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की नापाक कोशिश भी नाकाम रही और हमास के जो लड़ाके हैं वो लगातार इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं और इसका नतीजा है कि इजरायली सैनिक वापस अपने बंकरों में लौट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक बेंजामिन नेतन्याहू को या तो इजरायली हटा न दे। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध ही इसलिए शुरू किया है कि उसकी सत्ता पर पकड़ बनी रहे। तो सोचिए, राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था और उसको 21वीं सदी का हिटलर कहा जा रहा है। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू की वही दुर्गति होगी जो हिटलर का हुआ था? अगर वैसा नहीं होता है तो ये तय है कि इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला का जो देश है, उसने इसकी पैरवी की है और वो केस चलना शुरू हो गया है इजराइल पर और देर सवेर बेंजामिन नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल घोषित किए जा सकते हैं। वहीं हमास ने, हिजबुल्लाह ने और हूती ने तय कर दिया है कि ये युद्ध अंतिम युद्ध है और इजराइल हारेगा, फिलिस्तीन आज़ाद होगा। और इजराइल अमेरिका की नापाक साजिश बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो नाकाम हो गई है। तो ये जो यहूदी हैं, ये जो मनुवादी हैं, इनकी यही कोशिश है और इसमें वो अंजाम में फेल हो गए हैं। तो सोचिए, 21वीं सदी में भी बांटो और राज करो की नीति अपनाई जाती है। लेकिन अब दुनिया बहुत समझदार है और ये सब कुछ इसलिए हुआ, ईरान ने पाकिस्तान को इसलिए पकड़ा क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और अमेरिका और इजराइल की पोल पट्टी इसलिए खुल रही है कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की वजह से ये खबरें पहुंच रही है। जैसे भारत की मनुवादी मीडिया आपको सच नहीं दिखाता और यहाँ के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा से कॉन्स्पिरेसी करता है और सिर्फ अपनी खबरें दिखाता है, अपने समाज की खबरें दिखाता है, अपना हित दुनिया पर थोपता है और अपने हित को कहता है कि राष्ट्र हित है, जबकि उससे राष्ट्र का हित होता है। उसी तरह से इजरायली मीडिया, यहूदी मीडिया, CNN, BBC जैसी गोरों की मीडिया दुनिया को ये बताती रही कि दरअसल दोषी, असली जो दोषी है वो फिलिस्तीन और हमास है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, साफ हो गया है कि असली दोषी इजराइल है, अमेरिका है और पूरी दुनिया के मुस्लिम देश ही नहीं, 153 देशों ने मान लिया है कि इजराइल असली आतंकी है और वो विस्तारवादी नीति अपना रहा है। और वही एशिया का पूरा डेमोग्राफी बदल गया। सोचिए, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया को मौका मिल गया और रूस अपने हार का बदला ले रहा है। जैसे यूक्रेन युद्ध में रूस फंस गया था, अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा था और रूस फंस गया था, उसी तरह से हमास को हथियार सप्लाई कर, हिजबुल्लाह और हूती को हथियार सप्लाई कर रूस, चीन ने और नॉर्थ कोरिया ने फंसा दिया है। किसको? इजराइल को और अमेरिका को। वहीं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, चीन की भी नापाक कोशिश थी कि वो खाड़ी देशों के साथ संबंध बना लेगा इजराइल के और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच। उसकी कोशिश थी कि भारत सरकार जैसे ही भक्तों के दबाव में इजराइल के साथ जाएगी, वो खाड़ी देशों के साथ हो जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने एक बार वॉकआउट किया था, भक्तों को छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरी बार फिर वोट किया इजराइल के, फिलिस्तीन के पक्ष में, और तीसरी बार भी फिलिस्तीन के पक्ष में किया और खाड़ी देशों से भारत का दोस्ताना कामयाब है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।